EMI में लास्ट टॉपिक अपना वो कौन सा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वाला पार्ट स्टडी कर लिया था। और है ना इसमें 2-3 टॉपिक बाकी है, तो इसमें ये चैप्टर हो जाएगा, तो इसमें फोकस प्रैक्टिस है इसी चैप्टर की रखना। ओके, तो क्या नेक्स्ट टेस्ट में उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे। आज का टॉपिक लिख लो, टॉपिक लिख लो सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन ये इसका ना ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ क्या है सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, बाद में स्टडी करते हैं। इसमें ना डेफिनेशन कुछ डिराइवेशन है जो बोर्ड में भी आ सकते हैं, ठीक है, वो क्या लिखना जरूरी है। ये टॉपिक पहले समझा देता हूँ। मान लो एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड मतलब क्या, कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है। अब इस कॉइल में करंट, इस कॉइल में करंट पास करवाते हैं। अगर करंट पास करवाओ तो कॉइल क्या करेगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर से पास होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से पास होगी। अब कॉइल है, जैसे कॉइल लिया होगा और उधर से मैग्नेटिक फील्ड भी पास हो रही है, तो क्या बोल सकते हो, क्या पास हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है कोई कॉइल में से, तो हम क्या बोलते हैं, क्या पास हो रहा है, फ्लक्स। क्या पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में मुझे बताओ जो फ्लक्स है उसमें ये लिख सकता हूँ, कोई भी कॉइल के लिए लिख सकते हैं, फाई प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब अगर मैं करंट बढ़ाऊं तो बोलो फ्लक्स बढ़ना चाहिए, क्या होगा, करंट बढ़ाने से क्या होगा, बोलो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, करंट बढ़ाने से किस पे असर पड़ेगा, कॉइल बड़ा होगा, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होगी, ज्यादा फील्ड पास हो पाएगी, ज्यादा फील्ड पास हो पाएगी, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा। तो कोई भी कॉइल के लिए लिख सकते हो, ठीक है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो इधर एक इक्वल साइन हम डालें तो क्या कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को क्या एल से डिनोट करते हैं। अब सेल्फ इंडक्शन ये कहां से है वो समझाता हूं। खुद का ही करंट, खुद की फील्ड और खुद का क्या फ्लक्स है, सब कुछ अपने आप को प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके मेन पार्ट पे आते हैं। मान लो करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा कि कांस्टेंट। अगर ये आई चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कभी भी फ्लक्स चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, फैराडे लॉ क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो ये सब क्या है, अपने आप ही चेंज हो रहा है, अपने आप ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ये जो पूरा फेनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ वर्ड कौन लगा ना, कहां से है, खुद ही अपने आप ही प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, सेल्फ इंडक्शन। हर एक कॉइल में ये मिलता है, खुद का ही करंट वेव की वजह से खुद का ही फील्ड, खुद का ही फ्लक्स मिल रहा है, और चेंज हुआ तो खुद का ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो आज इसके बारे में पढ़ना है। इसके कुछ सिंपल एक दो इक्वेशंस है वो स्टडी करेंगे, डायरेक्ट इसके प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स किस टाइप के आते हैं, ओके, एमसीक्यूबी बोर्ड में और जेडब्ल्यू नीट में तो टाइप्स क्या है कवर कर लेते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन वो सब आता है बोर्ड में, तो सबसे लिखना क्या है जरूरी है, पहला स्टेटमेंट लिखो, बाद में ड्रॉ करना रहेगा। ये दो स्टेटमेंट, व्हेन अ करंट passes through a coil, when a current passes through a coil, magnetic field is produced, magnetic field is produced, magnetic field is produced, full stop. This field passes through the coil itself. This field passes through the coil itself. This field passes through the coil itself. So, flux is also associated with the coil. So, flux is also associated. Flux is also associated with the coil. Okay.
स्टॉप. अब नेक्स्ट टाइम में लिखो, if the current in the coil changes, if the current in the coil changes, comma, the flux associated with it, the flux associated with it also changes, flux associated with it also changes. ठीक है, फुल स्टॉप. अब फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होगा, क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है, आगे कंडीशन में लिखो, एज अ रिजल्ट एंड ईएमएफ, एज अ रिजल्ट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, एज अ रिजल्ट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एज अ रिजल्ट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. This phenomena is called self-induction. This phenomena is called self-induction. ठीक है, उसे self-induction कहते हैं. ओके, ड्रॉ कर लो, लिख लो इक्वेशन. इसमें इक्वेशन के नीचे देखो, एल क्या है, कांस्टेंट है. तो एल का नाम होता है, लिखो हियर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. हियर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, ये प्रोसेस है पूरा. सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ये कांस्टेंट है. तो अगर बोर्ड में क्वेश्चन आए कि डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, तो जो लिखा है वो पूरा लिखना है. अगर ऐसा है डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये एल को हमें डिफाइन करना है. तो एल का फॉर्मूला देखो क्या होगा, आई नीचे आ जाएगा, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन आई. कैसे डिफाइन करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, इट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट. ठीक है, तो ये क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन हो जाएगा. लिख लो कंडीशन में, इट इज डिफाइंड एज the magnetic flux passing through the coil. It is defined as the magnetic flux passing through the coil when unit current passes through it. When unit current passes through it. When unit current passes through it. ठीक है, इसका SI यूनिट लिखो, SI यूनिट हेनरी, HENRY, हेनरी. ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है, HENRY. ब्रैकेट में लिखो कैपिटल H, वो उसका सिंबल है. ओके, और एक हेनरी की वैल्यू बता सकते हो इधर से, एक हेनरी मतलब कितना होगा, बोलो. इसका यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का. फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर पर एम्पीयर. ठीक, 1 हेनरी मतलब क्या, 1 वेबर पर एम्पीयर. अब इसके ना मेन इक्वेशन क्या है, ये कब यूज होगा, मेन जो इक्वेशन है इसकी क्या है, अगर जो इसमें बोला कि करंट चेंज हो रहा है तो क्या फ्लक्स भी चेंज होगा.
फ्लक्स चेंज होगा क्या प्रोड्यूस होगा ईएमएफ। तो हमें ईएमएफ की इक्वेशन लिखनी है, क्या चाहिए फैराडेज लॉ से, इससे आगे लिखो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, EMF induced in the coil is obtained using Faraday's law. EMF induced in the coil is obtained using Faraday's law. Faraday's law याद है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, ये EMF जो है किसके बराबर होता है, माइनस डेल्टा पाई बाई डेल्टा टी, या फिर लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी। ठीक है, अब पाई इक्वल टू एल आई हमें पता है, तो पाई की जगह एल आई डाल देते हैं। एल कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर कॉइल के लिए, तो माइनस एल क्या जाएगा डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, जिसकी ईएमएफ की इक्वेशन आ गई। सेम यहाँ पे स्टडी करें तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई, एल कांस्टेंट है, क्या है इक्वेशन माइनस एल डी आई बाई डी। ठीक है, कब कौन सा यूज करेंगे पता होना चाहिए, ये कब यूज करेंगे, जब एवरेज वैल्यू टाइम इंटरवल दिया हो, एवरेज वैल्यू के लिए काम आएगा ये इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ओके। एक इक्वेशन आ गई, इसमें ना पोलैरिटी हमें काम आएगी, मतलब प्लस माइनस इसमें लिखना आना चाहिए। पोलैरिटी के लिए देखो ये ऐसे कॉइल है, इंडक्टर है, अच्छा हाँ एक और पॉइंट बता देता हूँ। अब से कॉइल ऐसा कोई कॉइल है ना, मतलब इसमें इंडक्टेंस होता है, तो इसको कॉइल को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, एक डिवाइस हो गया, इसको हम क्या कहते हैं इंडक्टर, क्या कहेंगे इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर मतलब बेसिकली क्या होता है कॉइल, ठीक है, क्या कहेंगे इंडक्टर। तो ये इंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है आई करंट, और आई करंट क्या हो रहा है, मान लो इंक्रीज हो रहा है, आई करंट जो क्या बढ़ रहा है, तो ये में इंड्यूस होगा। अब इसमें पोलैरिटी प्लस माइनस कहाँ पे आएगा वो लिखना है, तो उसके लिए कभी पोलैरिटी वो सब जानना हो, क्या यूज करते हैं हम, लेंस लो, याद है लेंस लो क्या होता है, लेंस लो में बेसिकली क्या करना होता है, अपोज करना होता है, अगर बढ़ रहा है तो कम करवाएंगे, कम हो रहा है तो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरफ करंट बढ़ रहा है, तो अपना टारगेट क्या है, कम करवाना है, तो खुद बैटरी की तरह बन जाएगा। कैसे बैटरी बनेगा कि इसका बताओ, खुद का करंट जो है वो किस तरफ वो ड्राइव करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसको कम करना है, करंट इस तरफ जा रहा है और बढ़ रहा है, कम करना है तो खुद का करंट क्या इस तरफ जाना चाहिए। तो कैसे बैटरी बनेगी, ये कैसा ईएमएफ बनेगा, तो समझ में आ रहा है, ये खुद बैटरी में तो खुद का करंट क्या उस तरफ देने की ट्राई करेगा ना, तभी करंट क्या हो पाएगा, कम हो पाएगा। तो पोलैरिटी कैसी आएगी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये पोलैरिटी काम आएगी प्रॉब्लम में। ठीक है, सपोज करंट डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आई करंट है, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, करंट इस तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो खुद का ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्या उसी डायरेक्शन में देना चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए पोलैरिटी, माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस। ठीक है ना, पोलैरिटी लिखनी आनी चाहिए। ओके, ड्रॉ करो डायरेक्टली, इसमें स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ।
ओके, अब इसमें ना एक स्टेटमेंट ऐड करना है। देखो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, तो इसमें जो ईएमएफ बनता है ना उसके अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है, तो इसका दूसरा जो इंड्यूस ईएमएफ ना उसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। काफी बार क्वेश्चन में आ जाए कि बैक ईएमएफ निकालो, मतलब ईएमएफ निकालो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो स्टेटमेंट लिखो, here work needs to be done, here work needs to be done against induced EMF, here work needs to be done against induced EMF to pass the current, to pass the current. So the EMF is also called, so the EMF is also called back EMF. So the EMF is also called back EMF. ठीक है, ये पार्ट देख लिया। बस अब एक है ना छोटा सा डिराइवेशन में करने, एक और फॉर्मूला है, बाकी फॉर्मूल्स कर देंगे। देखो इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी stored, energy stored in an inductor. इंडक्टर में लास्ट में OR आएगा, ER नहीं आता है, OR इंडक्टर, ठीक है। ओके, कैपेसिटर, एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, फॉर्मूला याद है उसका, क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। वो कैपेसिटर में जो एनर्जी है कहाँ पे स्टोर होती है, मान लो ऐसे कैपेसिटर की प्लेट है, तो एक पे क्या प्लस चार्ज होता है, दूसरे में क्या होता है माइनस चार्ज होता है, बीच में स्पेस में क्या होता है, स्पेस में क्या प्रोड्यूस होता है, चार्ज तो इधर होता है, प्लेट पे होता है, स्पेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वो जो एनर्जी है ना हाफ CV स्क्वायर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है, यहाँ पे फील्ड होती है ना, वहाँ पे एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ, जैसे ऑब्जेक्ट है हमारी, अपनी ये बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करें, हम एक फील्ड में है अभी, कौन सी फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो हम सबके पास एक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही जहाँ पे भी फील्ड होती है ना वहाँ पे एनर्जी होती है। तो कैपेसिटर में आप सीरीज पे कौन से फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। अब एक इंडक्टर में करंट पास हो रहा है, तो इसमें कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें भी इस मैग्नेटिक फील्ड की भी क्या होगी, एनर्जी। तो जैसे हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला था ना, इसमें भी एनर्जी का फॉर्मूला है, वो डिराइवेशन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है, छोटा सा डिराइवेशन है, वो बता देता हूँ, ठीक है। लिखो स्टेटमेंट इसमें, ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF, ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF work needs to be done, work needs to be done against this EMF, against this EMF. This work is stored, this work is stored in the form of, this work is stored in the form of energy of magnetic field, energy of magnetic field, ठीक है। तो अब ये एनर्जी निकाले कहाँ से, तो इधर ना पावर की इक्वेशन यूज करेंगे, आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, द रेट ऑफ वर्क डन, the rate of work done against the back EMF, the rate of work done against the back EMF gives power, gives power, ठीक है। तो देखो पावर की इक्वेशन क्या, रेट ऑफ वर्क, मतलब क्या लिख सकते हैं, dW/dt। पावर की इक्वेशन क्या होती है, वोल्टेज और करंट पता हो तो पावर की इक्वेशन क्या होती है, V/I, V की जगह यहाँ पे हम EMF लिख रहे हैं, ε/I इक्वल टू क्या होता है, dW/dt। EMF की अभी हमने इक्वेशन लिखी उधर,
ईएमएफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ तो माइनस इग्नोर कर रहा हूँ, स्क्वायर होगा तो प्लस ही होगा। एल डी आई बाई डी टी इंटू आई इक्वल क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी टी टी कैंसिल, यहाँ पे रीअरेंज कर रहा हूँ, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई डी आई। ठीक है, ये वर्क की इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो W इक्वल टू एल तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आइडिया का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई स्क्वायर बाय 2, तो ये हाफ बाहर आ गया, आई स्क्वायर, ये अपनी वर्क की इक्वेशन आ गई। ठीक है, लिखो ताकि बॉक्स मत करना, ये बोर्ड में आता है डिराइवेशन। लिखिए, इसके आगे लिखो, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ठीक है। तो फाइनली इसके नीचे क्या लिखो, U इक्वल कैपिटल U इक्वल टू क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, इस पे बॉक्स बना दो, ये अपनी एनर्जी का फॉर्मूला है, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना हमने फॉर्मूला पढ़े। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा था, फ्लक्स का, पाई इक्वल टू एल आई। उसके बाद हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा, ईएमएफ का, कौन सा फॉर्मूला था, एक माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, दूसरा क्या था, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और लास्ट में कौन सा, एनर्जी वाला फॉर्मूला। ठीक है ना, इसमें फॉर्मूला पढ़े, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कर लेते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन, करंट इन एन इंडक्टर, current in an inductor changes from current in an inductor changes from 2 amperes to minus 3 amperes. Current in an inductor changes from 2 ampere to minus 3 amperes in 0.1 seconds. In 0.1 second. ठीक है, if an EMF of 8 volts is obtained, an EMF of 8 volts is obtained, then find self-inductance. Then find self-inductance. Self-inductance. Full stop. Also find change in energy. Also find change in energy. ठीक है, चलो इसमें देखो डेटा जिस हिसाब से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो करंट चेंज हो रहा है, पहले कितना करंट था 2 एम्पियर, अब कितना हो गया माइनस 3 एम्पियर, और टाइम दे रखा है, इसमें ईएमएफ का वो सब भी दे रखा है, कौन सी इक्वेशन यूज करो, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी वाली या डी आई बाई डी, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, क्योंकि वैल्यूज दे रखी है। तो लिखो इक्वेशन क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, डाल तो वैल्यूज इधर से एल आ जाएगा।
एल की वैल्यू आ रही है क्या? ईएमएफ कितना दिया हुआ 8 वोल्ट, यहाँ पे 8 माइनस एल तो निकालना है। डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ? फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट कितना था? -3 माइनस इनिशियल करंट कितना था? +2, तो 2 अपॉन डेल्टा टी 0.1। तो कर लो कैलकुलेट, इधर से लगे 0.16 हेनरी, ठीक है। ये अपना इंडक्टेंस आ गया, ठीक है, 0.16 हेनरी। और क्या निकालना है? चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी मतलब क्या? डेल्टा यू निकालना है। तो डेल्टा यू क्या होगा? यूएफ माइनस यू आई। तो फाइनल एनर्जी क्या? अपने एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ एल आई टू स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस हाफ एल आई वन स्क्वायर। तो कितना हो गया? हाफ एल कॉमन आ गया, आई टू स्क्वायर माइनस आई वन स्क्वायर। लेकिन तो इधर भी सब वैल्यूज पता है। हाफ एल कितना है? 0.16, आई टू कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इधर से डेल्टा यू आ जाएगा, कितना है? 0.4 जूल, ठीक है। ये पार्ट भी हो गया, बस ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिखने। ये एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट थ्रू a 10 millihenry inductor, current through a 10 millihenry inductor is, current through a 10 millihenry inductor is, देखो I equal to 2t square, I equal to 2t square plus 3, I equal to 2t square plus 3 एम्पियर, ठीक है। ये करंट दिया हुआ, ओके। पहला पार्ट लिखो, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस, फाइंड ईएमएफ इंड्यूस एट t equal to 3 seconds, find EMF induced at t equal to 3 seconds, ठीक है। पहली पार्ट में। दूसरे पार्ट में लिखो, find EMF induced, find EMF induced from t equal to 0, find EMF induced from t equal to 0 to 3 seconds, from t equal to 0 to 3 seconds, ठीक है। अब जब ऐसा क्वेश्चन है, पहले पार्ट में ईएमएफ ही पूछा है, मतलब वही इक्वेशन जो अपनी एल वाली, एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी और एल डी आई बाई डी। पहले पार्ट में कौन से है? ईएमएफ पूछा है एट t इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब जब इंस्टेंट है कौन सी इक्वेशन यूज होगी? एल डी आई बाई डी। और दूसरे में देखो 0 से 3 है, एक इंटरवल में पूछा है, मतलब एवरेज डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ठीक है। लगा दोनों में सब।
पहले पार्ट में आ रहा है आंसर, क्या होगा, ये इक्वेशन यूज करेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी, तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल कितना 10 मिलियन है ना, तो 10 इंटू 10 -2 सॉरी -3 डी आई बाई डी टी मतलब क्या, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या होगा डिफरेंशिएशन बोलो 4t, और कौन से टाइम पे पूछा, 3 सेकेंड पे, तो -10 इंटू 10 -3 4 इंटू 3 कितना आ रहा है, 0.12 वोल्ट, ठीक है। पहले में क्या है अपना ईएमएफ आ गया, ठीक है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में भी ईएमएफ ही पूछा है, पर एक टाइम इंटरवल में पूछा है। टाइम इंटरवल पूछा मतलब क्या, एवरेज वैल्यू लेनी है। इसमें करेंगे क्या डिफरेंशिएशन, इसमें क्या वैल्यूज चाहिए हमें, तो वैल्यूज कैसे निकाले, t इक्वल टू 0 पे पहले करंट निकालो, तो t इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगा, जो करंट की इक्वेशन है उसमें 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। बाद में कौन से टाइम पे निकालना है, 3 सेकेंड, तो सिर्फ आप 3 डालो, कितना आएगा 21 एम्पियर। अब इधर वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल, डेल्टा आई क्या होगा, I2 माइनस I1 अपॉन डेल्टा जी कितना है 3, क्या है इसका आंसर -0.06 वोल्ट, ठीक है। ऐसे ईएमएफ होगा, ठीक है। ऐसे ही पर्टिकुलर टाइप्स आते हैं, जीरो की भी बात करो, एमसीक्यू में भी, बोर्ड के एमसीक्यू में भी ऐसा आता है, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए कब इंस्टेंटेनियस कब एवरेज निकालें, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। इसमें कोई और है वेरिएशन, क्वेश्चन, करंट थ्रू 4 मिली हेनरी इंडक्टर, करंट थ्रू 4 मिली हेनरी इंडक्टर changes as shown in the graph, changes as shown in the graph. Find EMF induced. Find EMF induced. Find EMF induced. ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ। इसमें ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन लिखो, ठीक है। ट्राई खुद करना है, इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन लिखो +10 वोल्ट, पहला ऑप्शन +10 वोल्ट, दूसरा लिखो -10 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है +20 वोल्ट, और लास्ट ऑप्शन है -20 वोल्ट, ठीक है। ये कर अपने आप करेगा। ये थियरी के पेपर चेक होगा, एक बार देख लेना किस पे करेक्शन होते। और रवि हरिन मनस्वी श्रद्धा भूमि जानवी दिवंश अर्नव ध्रुव आरव जहान गौरव ध्रुवी रवि स्वयं
मानव माही भव्य न्यू वेरियस मार्केट आगे सृष्टि चलो ये सॉल्व करते हैं। इसमें कौन सी इक्वेशन लगाओगे? ईएमएफ पूछा है, मुझे कोई पीरियड में निकालना है, तो क्या होगा? डेल्टा आई बाई डेल्टा डी वाली डी आई बाई डी टी से तो भी सही आएगा आंसर। एक्स1 इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। एल दिया हुआ है 4 मिलियन। इधर डेल्टा आई बताओ। डेल्टा आई शुरुआत का करंट कितना है? 10। कम होते होते इधर क्या हो गया? 0। तो फाइनल करंट कितना था? 0। इनिशियल करंट कितना था? 10। कितने टाइम में होगा? 2 मिली सेकेंड। तो 2 × 10⁻³ कितना आएगा? ये प्लस की माइनस प्लस 20। ये देखना ईएमएफ इंड्यूस होगा। Okay. Next question is circuit problem. चलिए तो क्वेश्चन लिखो इसमें। एट एन इंस्टेंट current is 1 ampere. Current is 1 ampere and is decreasing at the rate of 10⁻² ampere per second. And decreasing at the rate of 10⁻² ampere per second. ठीक है? Find Vp minus Vq. Find Vp minus Vq. ये क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव में आता है। ठीक है? जीरो यूनिट में ऐसे टाइप के खास क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसमें फिर होता है ऐसे रेजिस्टर बैटरी इंडक्टर ऐसे पूरा आ गया, सर्किट आ गई। तो अब इसमें कैसे सॉल्व करें ऐसे टाइप के सॉल्व? कभी भी कोई सर्किट में यार मैं आगे डिस्कस किया था, कभी भी ऐसे कोई भी सर्किट आ जाए जिसमें से कैपेसिटर इंडक्टर सब कुछ मिक्स कर दिया हो, तो अगर मैं एग्जांपल कहूँ जैसे ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ लगाना है वो सिर्फ रेजिस्टर पे लगता है, Q = CV लगाना वो सिर्फ कैपेसिटर पे लगता है। एक इक्वेशन जो है, एक रूल जो है, वो कोई भी सर्किट हो उधर लगा सकते हो। कौन सा रूल है पता है? कुछ भी आ जाए, कैसी भी कंपोनेंट इंडक्टर रेजिस्टर क्या कुछ भी आ जाए, एक रूल हमेशा लगा सकते हैं। कौन सा होता है? कौन सा रूल है? किरचॉफ रूल। कौन सा लगा सकते हैं? किरचॉफ। कोई भी सर्किट आ जाए किरचॉफ रूल हमेशा लगा सकते हैं। किरचॉफ रूल को याद हो तो पता है, वोल्टेज राइज वोल्टेज ड्रॉप वो सब स्टडी करते थे।
भूल गए हो यहाँ पे वापस रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान देना, दूसरा प्रॉब्लम फिर अपने आप ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पोलैरिटी लिखो, प्लस माइनस पोलैरिटी लिखनी होती है। तो देखो बैटरी में तो ऑलरेडी होती है माइनस प्लस, इसको देखने की जरूरत नहीं, इंडक्टर में लिखते हैं। तो देखो इंडक्टर में ध्यान देना, अभी जो हमने लिखा ना उसका नॉलेज होगा। करंट इस तरफ है, बढ़ रहा है कम हो गया, कम हो गया तो ये क्या ट्राई करेगा, बढ़ाने की ट्राई करेगा, ठीक है ना। कम हो गया तो क्या ये बढ़ाने की ट्राई करेगा, तो ये क्या बैटरी की तरफ बिहेव करेगा, बढ़ाने की ट्राई करेगा, मतलब उसी डायरेक्शन में खुद को सपोर्ट करेगा। तो कैसे बैटरी बनना चाहिए ये, और कैसी पोलैरिटी होनी चाहिए, ऊपर या नीचे, कौन होनी चाहिए, ये खुद भी उसी डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा तो सही वाला होना चाहिए। कभी करंट इस डायरेक्शन से दे पाएगा, ठीक है ना, ऐसी नहीं होगी। तो ऐसी पोलैरिटी मतलब यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। रेजिस्टर का याद है, करंट कैसे जाता है, प्लस टू माइनस, तो करंट इस तरफ है तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, पोलैरिटी लिखते हैं, ओके। अब क्या करना है, वोल्टेज राइज ड्रॉप वो सब लिखना है। तो इस पे ध्यान देना क्या होता है, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ये पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, पहले Vp लिखना होता है, P पे जो पोटेंशियल है, ठीक है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं Vp से और इस तरफ जा रहे हैं, चलो इस तरफ जा रहे हैं, बोलो राइज या ड्रॉप, राइज है, माइनस से प्लस है, क्या होगा राइज, तो कितना राइज होगा, तो इधर हम तो लगाएंगे, क्या होगा आई आर, तो इस तरफ जा रहे हैं, बोलो राइज या ड्रॉप, ड्रॉप प्लस से माइनस जा रहे हैं, ड्रॉप होगा। अगर ड्रॉप हो रहा है तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन आती है, माइनस एल डी आई बाई डी पी, ठीक है, ड्रॉप है इसलिए क्या आ गया माइनस आ गया। तो बैटरी आ रही, बोलो इसी तरफ जा रहा है, बोलो राइज या ड्रॉप, प्लस से माइनस आ गया ना, इस तरफ जा रहे हैं तो प्लस से माइनस गए, क्या हुआ ड्रॉप, तो कितना ड्रॉप हुआ माइनस 30। फाइनली क्यू पे पहुंचते हैं ना, तो इक्वल टू क्या लिखना है, ठीक है, इक्वल टू बी। तो बीपी आई कितना दिया हुआ, अब वैल्यू डाल देते हैं, आई कितना 1 एम्पियर, आर कितना है 2 माइनस एल 50 मिली हेनरी, डीआई बाई डी क्या होगा, डीआई बाई डी क्या होगा, ये 10⁻² है, वो एम्पियर पर टाइम क्या डीआई बाई डी रेट ऑफ करंट, तो 10⁻² माइनस 30 इक्वल टू वी क्यू। तो ये Vp प्लस 2 कितना होगा, ये माइनस 5 माइनस 30, क्या इसमें इसमें इस तरफ जा रहे हैं ना, तो ड्रॉप हुआ, नहीं वो ध्यान रहे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओवरऑल क्या होना चाहिए माइनस, तो माइनस की रहे, राइज हुआ तो क्या करोगे प्लस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें वी क्यू, तो Vp माइनस वी क्यू कितना होगा 43, ठीक है, ऐसा है, ये वाले पार्ट आते हैं कॉम्पिटिशन में। Now get it wrong. Question लिखो, at an instant current is, at an instant current is 4 ampere. At an instant current is
4 ampere and is increasing at the rate of 10⁻³ amperes per second. It is increasing at the rate of 10⁻³ amperes per second. ठीक है, find VA minus VB. Find VA minus VB. चलो इसमें I guess one. क्या है इसमें करंट इस तरफ है, पोलरिटी इसकी प्लस माइनस, करंट बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके इस तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्या कम करने की ट्राई करेगा, तो ऐसे बैटरी की तरफ देख करेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन देगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस इस तरफ से। अब लूप रूल लगाते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है ड्रॉप, तो क्या आएगा माइनस आई आर, इसमें वो ड्रॉप ही हो रहा है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसमें राइट प्लस 15 इक्वल टू वी बी, तो वी ए माइनस आई कितना इधर 4 है ना, 4 आर कितना है 5 माइनस एल 2 मिलियन रेंज और डी आई बाई डी कितना है 10⁻³ प्लस 15 इक्वल टू वी बी, तो कितना -20 माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा 7 ओके 15, हाँ तो कितना आएगा 7 माइनस वी बी कितना है 7 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे क्या अलग वेरिएशन आ सकते हैं, और एक है ना डिराइवेशन, बस मुझे बताना है, तो ये पार्ट क्या अपना खत्म हो जाएगा। डिराइवेशन क्या है, एल जो है ना इंडक्टेंस एल, हर एक शेप का अलग अलग फॉर्मूला आता है, मतलब सोलेनॉइड का अलग फॉर्मूला आता है, स्क्वायर कॉइल हो गई उसका अलग फॉर्मूला आता है, ट्राइंगल का अलग आता है, हर एक का अलग आता है। एक ही फिक्स है जो बोर्ड में आता है। जे डबल नीट की बात करें तो उसमें क्वेश्चन आए नहीं है, आए होंगे तो 1-2 क्वेश्चन आए होंगे फॉर्मूला बेस्ड, तो उससे ना फॉर्मूला डिराइवेशन वो बता देता हूँ, बोर्ड में काम आ सकता है और एग्जाम में ना बस याद रखो, ठीक है। लिखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड,
self inductance of a solenoid. Okay, लिखो उसमें consider a solenoid of length L. Consider a solenoid of length L, cross section area A, cross section area A, and number of turns capital N, number of turns capital N. ठीक है, ड्रॉ कर लो सोलेनॉइड. ओके, अब इसमें L का फॉर्मूला बनाना है. तो इसमें ना कौन सी इक्वेशन लगाते हैं मैं बताता हूँ. जो सबसे पहली जो इक्वेशन में पड़ी ना, phi इक्वल टू L I, वो इक्वेशन लगाते हैं. तो क्या फाइंड करना है? फ्लक्स फाइंड करेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा. तो इसमें फ्लक्स बोलो कैसे निकाले? सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी. सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यार क्या होता है? म्यू नॉट Ni, और उसमें N कौन सा होता है? स्मॉल n होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. देखो इसके आगे, when current I passes through the solenoid, when current I passes through the solenoid, the magnetic field along the axis, the magnetic field along the axis will be, the magnetic field along the axis will be, क्या होगा? B इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे यह स्मॉल n इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल N बाई L. ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट कैपिटल N आई बाई L. ठीक है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी. ओके, अब फील्ड मिल गई है. फ्लक्स के लिए क्या करें? बोलो, B तो फ्लक्स निकालनी है. क्या होगा? B इंटू एन, कॉस थीटा इधर 1 हो जाता है. ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है इसलिए. तो क्या आगे लिखो? द नेट फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड, नेट फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड will be net flux through the solenoid will be. तो देखो फाई इक्वल टू, देखो ये फॉर्मूला जो है बी ए, वो किस लिए होता है? एक कॉइल के लिए होता है, एक टर्न के लिए होता है. इतना फ्लक्स हर एक टर्न में जा रहा है. तो क्या होगा? एन बी ए. तो फाई इक्वल टू एन बी अपना म्यू नॉट एन आई बाई एल. ये ऐसा ही रहेगा. इसमें मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, आई को लास्ट में लिख रहा हूँ. तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई बाई एल. ये क्या है? अपना फ्लक्स आ गया. ठीक है, ये फ्लक्स आ गया. अब बस फाइनली इसको कंपेयर करना है. ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. इसके आगे लिखो, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन with phi equal to Li, comparing the above equation with phi equal to Li. तो देखो कंपेयर करो, phi और phi बराबर है, I और I बराबर है. तो L किसके बराबर है? ये वाला पार्ट L हो जाएगा. तो L इक्वल क्या आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल. ठीक है, इस पे बॉक्स है. ये अपना फॉर्मूला है इंडक्टेंस. म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल. ठीक है, ये फॉर्मूला आगे. तो इसमें मुझे बताओ एल किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है? म्यू नॉट आया. म्यू नॉट मतलब क्या? मीडियम.
याद हो तो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। सोलेनॉइड के अंदर एल्यूमिनियम या आयन कुछ डालो तो इसमें चेंज हो जाता है, वो ससेप्टिबिलिटी वो सब आ जाता है, तो म्यू की वैल्यू ना चेंज हो जाती है। तो मीडियम पे एक तो डिपेंड करता है, बाद में नंबर ऑफ टर्न और एरिया और लेंथ। एरिया और लेंथ मतलब क्या होगा, डायमेंशन साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, चीजों पे डिपेंड करता है। लिख लो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डिपेंड्स ऑन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल depends on number of turns, comma dimension, number of turns, comma dimension, and medium, ठीक है, इतनी चीजों पे डिपेंड, ठीक है ना। तो ये अपना सेल्फ इंडक्शन वाला पार्ट था। इसमें और एक्स्ट्रा पार्ट भी आता है, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंबाइन आएगा, एक दूसरा टॉपिक आएगा इसके जैसा ही, वो स्टडी करेंगे उसमें वापस ये आएगा, ठीक है। अब ये जो डीपीबी मिली है ना, उसमें क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, वो स्टार्ट कर दो। और ईएमआई का मॉड्यूल तो मिल गया है ना, उसमें अब है ना प्रॉब्लम स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, एमसीक्यू पे आ जाओ। अब देखो इसमें ना अपना काफी कुछ हो चुका है, और देखो इस वीक में ना प्रॉपर ट्राई करो, फोकस पूरा इस पे रखो। नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस आ गया क्या, सिलेबस एक ईएमआई आने वाला है, ईएमआई तो इस वीक में ही खत्म हो जाएगा, बाद में एसी और सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ईएमआई इस वीक में ट्राई करो कि ईएमआई पूरा प्रॉपर खत्म हो जाए, तो नेक्स्ट वीक है ना एसी और सर्कुलर पे फोकस करता हूँ। तो ये ध्यान रखना क्या करना है, मॉड्यूल में डायरेक्ट एमसीक्यू पे ही आ जाओ, उसमें ना सेक्शन ABCD तक कर पाओगे। तो क्या करो, टारगेट बनाओ कि भाई एटलीस्ट थर्सडे तक सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो जाए। सेक्शन ही बड़ा है, बाकी सेक्शन छोटे हैं, पर जो भी सॉल्व करोगे, जो भी सेक्शन करोगे, रिवाइज करके करना, नोट्स प्रॉपर्ली पहले रिवाइज करना, ठीक है ना, उसके बाद ही करना, तो मेजॉरिटी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। अभी ये डीपीपी जो मिली है ना, उसमें क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, वो सब क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अभी इसमें जो टिक कर रहा हूँ वो सब क्वेश्चन कर लो। एक फर्स्ट टिक करो, तो साथ में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बाद में 7, 8, 9, ये 10 तो नहीं करना, इतने करो, ठीक है। और कोई डाउट हो मॉडल में ऐसा कुछ हो तो पूछ लो, बोलो। क्या होगा, एक प्रोजेक्ट है तो नीचे भेजना ना, ऊपर क्या पूछा है, हाउ मच पार्टनर अलोंग द प्रोजेक्ट में, मतलब ये तो क्या पहले के लिए दूसरे के लिए, तो पहले के लिए इसमें कंपोनेंट बना मोशन 2D का प्रॉब्लम है, तो इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, V0 cos थीटा, दूसरी क्या होगा, V0 sin थीटा, ये हाइट है, कितना गिरने में कितना टाइम लगेगा, सेकेंड इक्वेशन लगाओ पहले वाले में, तो क्या होगा, माइनस एच इक्वल टू माइनस स्टडी करना है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, माइनस V sin थीटा, V0 sin थीटा T1 माइनस हाफ G T1 स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से टाइम आएगा, रेंज निकालनी है, ये रेंज निकालनी R1, रेंज में क्या एक्स में स्टडी करें, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Vx, मतलब इस तरफ का कंपोनेंट कितना होगा, V0 cos थीटा इनटू T1, ये पहले कंटिन्यू। और दूसरे में देखें तो उसमें देखो ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इसका ऊपर कंपोनेंट होगा V0 sin, इस तरफ तो V0 cos थीटा होगा, तो इसमें ऊपर जाके नीचे आ रहा है, मतलब फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट को क्या अचीव हो, तो इसमें इक्वेशन क्या आएगी, दूसरे में माइनस एच इक्वल टू V0 sin थीटा प्लस में आएगा, जो ऊपर पे sin T2 माइनस हाफ G T2 स्क्वायर, और इसकी रेंज R2 जो है, तो रेंज क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू V0 cos थीटा इंटू T2,
अब क्वेश्चन में क्या पूछा है R1 माइनस R2 तो R1 मतलब T1 T2 निकालना पड़ेगा ठीक है शॉर्टेड इक्वेशन है तो इसमें T1 वो अंदर से आ जाएगा T1 कितना होगा ये दोनों पार्ट एक तरफ लेके जाओ प्रॉब्लम क्या होगा माइनस P मतलब कितना हो जाएगा माइनस V नॉट साइन थीटा प्लस माइनस प्लस ही लेते साइन थीटा अंदर रूट कितना हो जाएगा V स्क्वायर V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4A टी कितना होगा माइनस एच प्लस हो जाएगा ये T1 आया बाई 2A कितना होगा ये T1 आया T2 इसमें रूट देके मैं भी पूरा इस तरफ लेके जाओ तो माइनस बी कितना हो जाएगा बी नॉट साइन प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 सी कितना होगा इधर भी माइनस है प्लस हो जाएगा